अब हम आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में। इसमें हम पहले देखेंगे कि किस आधार पर उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है या फिर यूकैरियोटिक कहा जाता है। इसके बाद फिर हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उस पर हम आएंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उससे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के संदर्भ में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को। प्रो को का अर्थ हिंदी में आद्य होता है या फिर उसे आदि भी कह सकते हैं, यानी इस चीज़ को हम पूर्व भी कह सकते हैं। पूर्व को अंग्रेजी में प्रिमिटिव कहते हैं, यानी प्रो मीन्स प्रिमिटिव। तो हम समझने के लिए प्रोकैरियोटिक को हम प्रिमिटिव कैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं। वहीं यू का अर्थ होता है हिंदी में अच्छा या फिर विकसित, उसे अंग्रेजी में हम गुड या वेल डेवलप्ड भी कह सकते हैं। इस प्रकार हम समझने के लिए यूकैरियोटिक को हम गुड कैरियोटिक या वेल डेवलप्ड कैरियोटिक सेल भी कह सकते हैं। वहीं कैरियोटिक में जो कैरियोट शब्द है, यह ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ है, जिसका कि अर्थ होता है कैरियोन, और कैरियोन को का अर्थ अंग्रेजी में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस को हिंदी में हम केंद्रक कहते हैं। यानी कैरियोट मीन्स की न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। अब हम इस आधार पर ही कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक वो सेल हो गए जहाँ की प्रिमिटिव स्टेज का न्यूक्लियस है, और यूकैरियोटिक सेल वो हो गए कि जहाँ की वेल डेवलप्ड, ऑर्गेनाइज्ड या गुड न्यूक्लियस पाया जा रहा है, उसे हम यूकैरियोटिक कह रहे हैं, ये सामान्य रूप में। अब इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जिन कोशिकाओं में केंद्रक विकसित यानी केंद्रक झिल्ली से घिरी होती है, उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। तो जो विकसित केंद्रक है, जो डेवलप्ड न्यूक्लियस है, उसमें वो ये होता है कि वो जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है या न्यूक्लियस जो हुआ, वो अपने चारों ओर एक पतली झिल्ली से घिरा होता है, जिसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से वो सेपरेट होता है, और वो सेपरेट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जिस सेल में न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड हुआ, यानी वह केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ, वह यूकैरियोटिक सेल हो गया। और जिस सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस नहीं हुआ, वो मिक्स्ड हो रहे एक तरह से, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल हो गए। यूकैरियोटिक सेल का उदाहरण सभी जंतु, सभी पादप कोशिका, यानी वो जंतु या वो प्लांट या वो पौधे जिन्हें हम सामान्य रूप में हम नंगी आँखों से देख ले रहे हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं वो यूकैरियोटिक है। और जिन्हें हम नंगी आँखों से नहीं देख पा रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन अलगी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, वो माइकोप्लाज्मा, वो सभी प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर हम इन दोनों के अंतर पे आते हैं। अब हम आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका पे, क्या अंतर है उस पर। प्रोकैरियोटिक कोशिका आद्य कोशिका होती है, यानी प्रिमिटिव सेल है। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका विकास के पायदान पे यह निचले क्रम में है, वहीं यूकैरियोटिक कोशिका विकास के पायदान में ऊपर है। तो इसीलिए इसे हम एडवांस या डेवलप्ड सेल कह रहे हैं या विकसित कोशिका कह रहे हैं, और ये आद्य कोशिका है, प्रिमिटिव सेल है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार अपेक्षाकृत यूकैरियोटिक छोटा होता है, ये छोटे होते हैं। इसका आकार सामान्य रूप में 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार 5 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक सामान्य रूप में होता है। इसीलिए इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा हो गया और इसका आकार अपेक्षाकृत बड़ा है। यहाँ वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित हैं। वास्तविक केंद्रक मीन्स की ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट हैं। यहाँ न्यूक्लियस का अभाव है। चूँकि न्यूक्लियस जब नहीं है तो न्यूक्लियोलस कहाँ से मिलेंगे, यानी केंद्रिका कहाँ मिलेगी, तो इसीलिए केंद्रिका भी यहाँ अनुपस्थित है। वहीं यहाँ वास्तविक केंद्रक हैं, वास्तविक केंद्रक उपस्थित हैं। तो वास्तविक केंद्रक उपस्थित हैं यानी ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। तो साथ में न्यूक्लियोलस भी सामान्य रूप में पाए जाते हैं, यानी केंद्रिका भी उपस्थित रहती है।
चूँकि वास्तविक केंद्रक नहीं है, यानी यहाँ जो केंद्रक हैं न्यूक्लियस हैं वो किसी मेम्ब्रेन से, किसी झिल्ली से घिरे हुए नहीं हैं, इसलिए वहाँ वास्तविक केंद्रक नहीं है। तो वास्तविक केंद्रक नहीं है तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य में अंतर नहीं है, यानी वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ही नहीं है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो है वो सेपरेटेड नहीं है, वो मिक्स्ड हैं। वहीं यहाँ वास्तविक केंद्रक की वजह से, यानी केंद्रक जो है वो झिल्ली से घिरा हुआ है, इस वजह से केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों अलग अलग हैं, यानी दोनों सेपरेटेड हैं। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों सेपरेटेड हैं, दोनों अलग अलग हैं। यहाँ झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो भी ऑर्गेनल हैं वो मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। वहीं यहाँ जो भी ऑर्गेनल होते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं, यानी कोशिकांग झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। तो इसीलिए झिल्ली युक्त कोशिकांग यहाँ पाए जाते हैं, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में चूंकि झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, तो ये जितना हम लोग जानते हैं गोल्जी, इस सेल चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं, ये गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ये सब मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं, तो वो यहाँ एब्सेंट हैं। वहीं यूकैरियोटिक सेल में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ये उपस्थित हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, जो कि हम देख चुके हैं, ये प्लास्टिड का एक पार्ट है, वो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, ये यहाँ नहीं पाए जाते हैं। एक्सेप्शनल ब्लू ग्रीन एल्गी ये सब है, वहाँ मिलते हैं, समान रूप में नहीं मिलते हैं। वहीं पादप कोशिका में यानी प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। यहाँ जो राइबोसोम मिलते हैं वो 70S प्रकार के मिलते हैं, और ये दो सब यूनिट से मिलकर बने, एक 50S और दूसरा 30S। वहीं यहाँ जो राइबोसोम मिलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में वो 80S प्रकार के हैं, और इसके दो सब यूनिट हैं 60S और 40S। यहाँ जो क्रोमोसोम मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम मिलता है, और यहाँ हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता है, यानी सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम मिलता है। हम सेल चैप्टर में देख चुके हैं कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो DNA और प्रोटीन का बना होता है, जबकि यहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम मिल रहे हैं। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में जो क्रोमोसोम मिलते हैं वह एक से अधिक की संख्या में मिलते हैं, और वह भी पेयर के रूप में, यानी जोड़े के रूप में। हम लोग जानते हैं या हम देख भी चुके हैं कि मानव में जो क्रोमोसोम मिलते हैं वो 23 पेयर होते हैं। तो वही क्रोमोसोम यहाँ जो यूकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं वो एक से अधिक होते हैं, और वह भी जोड़े के रूप में होते हैं। साथ में यहाँ जो हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है, यानी क्रोमेटिन नेटवर्क जो है वह DNA और प्रोटीन का बना होता है, तो वो इसमें है। इसका विभाजन जो होता है, यानी प्रोकैरियोटिक का विभाजन होता है, वो विखंडन या मुकुलन विधि के द्वारा होता है, जिसे अंग्रेजी में फिशन या बडिंग कहते हैं। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका का विभाजन समसूत्री या अर्धसूत्री प्रकार के द्वारा होता है, जिसे कि अंग्रेजी में माइटोसिस या फिर अर्धसूत्री को मियोसिस कहते हैं। इसका विभाजन बहुत ही तेज़ी से होता है, वहीं इसका विभाजन उसके मुकाबले धीरे धीरे होता है, उसके मुकाबले स्लो होता है। एक बड़ा ही सामान्य उदाहरण देते हैं, जो भी स्टूडेंट बैचलर में हैं और सेल्फ कुकिंग करते हैं उसमें एक उदाहरण देते हैं, हम भी उससे गुजरे हैं। कि सामान्य रूप में जो स्टूडेंट है, खाना बनाने की हड़बड़ी रहती है, तो फटाफट क्या किया जाए भाई, तो खिचड़ी बना लिया जाए। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा दाल ले लिए, थोड़ा सा चावल ले लिए, थोड़ा आलू डाल दिए, थोड़ा हल्दी डाल दिए, थोड़ा नमक डाल दिए और कुकर में चढ़ा दिए। तब तक आदमी फ्रेश हो लिया, तब तक इधर कुकर में सीटी लग के तैयार हुआ, कपड़ा पहना, तब तक सीटी वगैरह निकल गया, फटाफट खिचड़ी खाया, अपना स्कूल कॉलेज कोचिंग जहाँ जाना चल दिया। वहीं घर में जब भोजन बनता है, हर एक व्यक्ति के घर में जब भोजन बनता है तो वहाँ पर अलग अलग विभिन्न प्रकार के व्यंजन हो जाते हैं, जैसे सब्जी भी हो गया, भुजिया भी हो गया, सलाद भी हो गया, और भी तरह तरह के आइटम हो गए। तो उतनी चीज़ों को बनने में तो समय लगेगा ही लगेगा, और वही खिचड़ी बनना है, तुरंत बनाया, खाया पिया चल दिया। तो ये उसी प्रकार का है कि यहाँ जो विभाजन होता है वो इसमें कुछ है ही नहीं, एक राइबोसोम है और एक क्रोमोसोम है, और बाकी सारी चीज़ें जैसे तैसे हैं। तो ये फटाफट डिवीज़न कर लेता है। ये भी देखेंगे कुछ साल पहले जो कोरोना आया था, तो जो भी व्यक्ति पीड़ित होते हैं, एक उदाहरण के रूप में दे रहे हैं, पीड़ित होते थे तो बहुत ही जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर ही जो सारे सिम्टम्स उसमें क्लियर हो जाते थे। तो इतना तेज़ी से डिवीज़न करता है कि कुछ कहने का नहीं, बहुत तेज़ी से। वहीं इसका डिवीज़न बहुत ही
स्लो होता है उसके मुकाबले। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।